हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस एक ही वीडियो में वन शॉट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इस दुनिया के जो भी फंडामेंटल जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं। बोले तो इन शॉर्ट इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के गोले में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें अपने फ्यूचर में टिके रहना है, बने रहना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर अंतिम सेकंड तक देखें। अब देखे से याद आया कि इस वीडियो को कौन कौन देख सकता है। जी सही बोलूं ना तो हर कोई देख सकता है, हर कोई देख सकता है। ये बिल्कुल ही बिगनर फ्रेंडली अप्रोच के साथ सिंपल, सादगी, देसी, बिंदास अंदाज में डिलीवर करने के लिए कंटेंट मैं आपके समक्ष जो है मौजूद हो चुका हूं। हर कोई इसे देख सकता है। मान लीजिए आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स का ज्ञान आपको चाहिए, बिल्कुल आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के मुद्दे पता होने चाहिए, तो बिल्कुल तभी भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई सेमेस्टर या यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एग्जाम है जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के भैया क्वेश्चंस आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं, तो आप जरूर ये वीडियो देख सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आप कमेंट में पूछते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, क्या इस यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, all university students can watch this video irrespective of your university। चाहे आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, कोलकाता यूनिवर्सिटी से हो, मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, कौनो फर्क नहीं पड़ता। जो ज्ञान है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, जो फंडामेंटल्स है, वो चाहे किसी भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वो तो सेम ही रहेंगे। और वो सारे फंडामेंटल्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हो चुका हूं दोस्तों। टाइम स्टैम्प के मदद से आप जो है अपने किसी भी मुद्दे पे या फंडामेंटल पे जाना चाहते हैं, जंप अप करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जरूर जा सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबसे करना चाहता हूं दोस्तों। अभी जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, ये कोई एआई जनरेटेड हैंड रिटन इमेज नहीं है। ये मेरे खुद के हाथों से, स्वयं के हाथों से लिखे गए प्योर हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि टू द पॉइंट बातें करते हैं, सारे कीवर्ड डिलीवर करते हैं और बहुत सारे रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल्स शामिल किए गए हैं। तो ऐसे हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने स्वयं बनाए, तो भैया एफर्ट तो लगते हैं, कंटेंट रिसर्च में एफर्ट लगते हैं, जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं इसमें एफर्ट लगते हैं, एडिटिंग अभी आगे होनी बाकी, पता नहीं कितने घंटे का वीडियो रहेगा, तो वो एडिट भी अभी होना है। तो इतने सारे दोस्तों यहां पे मैं एफर्ट पूरी तरीके से लगाने को तैयार हूं ताकि आपकी किसी भी रूप में जो है मैं मदद कर सकूं। इसके इन रिटर्न मेरे को सिर्फ एक ही चीज आपसे चाहिए, सिर्फ एक ही चीज, और जो कि बिल्कुल आप ही दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल एफर्टलेस मैनर में। आपका सपोर्ट, बस आपका सपोर्ट। यार अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो यार जम के लाइक कीजिए, यार जम के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या पसंद आया इस वीडियो में, आपकी किस तरीके से मदद हुई। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों इस अच्छी चीज को अपने सारे दोस्तों के साथ, दोस्तिनियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में फ्लड कर दीजिए, शेयर करते चलिए यार, शेयर करते चलिए, शेयर बटन को दबाइए, लाइक बटन को दबाइए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट एकदम तुरंत मिल जाए और तुरंत ज्ञान प्राप्ति आप कर सके अपने इन वीडियोस को पूरी तरीके से देख के। तो चलिए अब शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस गोले को समझने का, जिस गोले का नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स जानने वाले हैं आज हम। देखिए शुरुआत में कुछ ऐसी करना चाहूंगा कि इस पूरे दुनिया में, यूनिवर्स में एक ऐसी चीज है जो कि हजारों साल पहले भी वैल्यूएबल थी, इंपॉर्टेंट थी, उसका बहुत बड़ा मोल था, आज भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले 1000 सालों में भी वो चीज बहुत वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट रहेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायमंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी प्रीशियस स्टोन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन।
ये एक ऐसी इकलौती चीज है कि समय आए गए और आने वाले भी हैं, उसमें इंफॉर्मेशन एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी चीज है जो कि आपकी हर युग में हर समय आपके साथ रहती है और आपका साथ देती है इंफॉर्मेशन। आज बस इसी को सिक्योर करने की कोशिश, और उस कोशिश में जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो आपको बताने के लिए मैं आपके समक्ष आ गया हूं। तो जैसे एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया, उसे अगर टेक्निकली समझने जाए, इट्स द प्रैक्टिस, एक कोशिश है, वो एक प्रयास है क्या करने का, प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, द डेटा जो भी अभी अवेलेबल है। और आजकल की अगर आप बात करोगे तो एआई का जमाना आ गया है, और प्लस आजकल के जो भैया युवक हैं, युवतियां हैं भैया, वो तो डेटा चाहे सोशल मीडिया पे हो या प्रोफेशनल आपके लिंक्डइन वगैरह ऐसे जो पोर्टल्स रहते हैं उन पे भैया बहुत ज्यादा भरमार है। डेटा भैया बस क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल लेवल में बढ़े जा रहा है। तो जब इतना डेटा हमारे पास है तो उसे हैंडल करना, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और देखिए डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो डिजिटल फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि अभी ये इंफॉर्मेशन को आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट आपके पास हो सकता है, कोई फिजिकल फॉर्म में फाइल पेजेस आपके पास हो सकते हैं, कोई वर्बल फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। वो सभी प्रकार इंफॉर्मेशन डेटा के अंदर ही काउंट किए जा रहे हैं, और इन्हीं को स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करने की बातचीत जो है यहां पे हम कर रहे हैं। किससे लेकिन? फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तेरे को ये बात सुननी नहीं थी, तूने सुनी कैसे? क्यों सुननी नहीं थी? क्योंकि वो सिर्फ हम दोनों के बीच की बात थी और तू एक अनऑथराइज्ड पर्सन था, यानी कि वो तेरे लिए बनी ही नहीं थी बात, तूने सुननी ही नहीं थी बात, तूने भैया रिस्पेक्टिवली सुन ली। तूने उस इंफॉर्मेशन का एक अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो प्राप्त कर लिया, और आगे चल के एक्सेस मिलने के बाद तू उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज भी कर सकता है, ब्लैकमेल भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है, डिस्क्लोज भी कर सकता है, डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। ऐसे कई सारे प्रकार से आपकी इंफॉर्मेशन का जो खिलवाड़ है वो किया जा सकता है, और बस इसी से हमें अपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है, सिक्योरिटी प्रदान करनी है, बचाव करना है। यह बात आपको समझनी है। अगर मैं आपको एक नजारा दिखाऊं इस दुनिया का जिसमें अभी हम रह रहे हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के बहुत सारे पैतरे ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहे हैं और आगे चल के और भी ज्यादा ये सिक्योर होगा, लेकिन अगर मान लो इस गोले पे जिस पे अभी हम रह रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है, तो हमारे जो दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, जो भी सारी चीजें, गतिविधियां हैं, वो किस तरीके से इंपैक्ट होंगी, कैसी दिखेगी दुनिया इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको वैल्यू समझ में आए, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आए इस सब्जेक्ट का कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कितनी अहम चीज है। इसके बिना दुनिया, आप ऐसे मानिए, अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, दुनिया आपको ऐसी लगेगी कि आपने रिस्पेक्टिवली हर पर्सन का, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन और बिगर एंटिटी, मैं एकदम माइन्यूट लेवल, एक पर्सन के लेवल पे बात कर रहा हूं। एक जो आपका पर्सन है, एंड पर्सन टू पर्सन जितने भी पर्सन इस वर्ल्ड में है, वो एक खुली किताब है, एक खुली किताब है। सारे के सारे रिकॉर्ड्स अनलॉक्ड है, और वो भी परमानेंटली अनलॉक्ड है, खुली किताब है, पब्लिक एक्सेस है। हर एक बातचीत जो है, मान लीजिए लाउड स्पीकर बजा बजा के सबको सुनने में आ रही है। इस तरीके की सिचुएशन है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे सिचुएशन में पहला पॉइंट बहुत ही वैलिड साबित होता है, नो प्रिवेसी एट ऑल। कोई प्रिवेसी नहीं रहेगी, इंफॉर्मेशन आपकी सब तरफ अवेलेबल है, आप एक पब्लिक एंटिटी बन चुके हो, चाहे आप कितना भी सीक्रेट या प्राइवेट या पर्सनल स्पेस अपना मेंटेन करने की कोशिश करें, लेकिन वैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन के लिए कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे आपके इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है, आपके विरोध में भी, और आपके नाम से कुछ और गलत काम भी कर सकता है। प्लस आपकी पर्सनल लाइफ, प्रिवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं रहेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। बैंकिंग सिस्टम डेफिनेटली कोलैप्स हो जाएंगे, जो भी आपके बैंकिंग के ऑपरेशंस है, जो भी ट्रांजैक्शंस है, उनको कहीं भी इजीली डाइवर्ट किया जा सकता है। अगर उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी आईडीज अगर मान लीजिए अटैकर्स के पास हैं, तो वो इजीली पैसा कहीं से भी निकाल के कहीं भी डाल सकते हैं। तो बैंकिंग सिस्टम तो कोलैप्स हो गई, उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रहेगा, ना बैंक अकाउंट्स हम लोग वहां पे ओपन करेंगे, ना पैसा वहां पे हम रखेंगे। आइडेंटिटी थेफ्ट एवरीवेयर, ये भी एक ऐसी नई चीज है जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत रियलिस्टिक चीज है, ये ऐसा हो सकता है। अभी देखिए ना, आप खुद देखिए, आजकल के युग में भी ऐसी बहुत सारी न्यूज आपको सुनने में मिल रही होंगी कि यार
आप ना अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग आईडी, ये कभी भी किसी के साथ पब्लिकली शेयर ना करें। हाँ, अगर जहां पे उसका इस्तेमाल है, कोई फॉर्म वगैरह भरना है, कोई अगर आपको कोई तो मतलब यार वैलिड यूज केस अगर है, कोई अगर वैलिड पर्सन आपसे वो मांग रहा है तो ठीक है, लेकिन कभी भी इसे पब्लिकली शेयर ना करें, क्योंकि पब्लिकली अगर एक बार शेयर कर दिया तो भैया उसी का बड़ा मिसयूज हो सकता है। कोई बोलेगा मैं हूं श्रीधर मानकर, हो सकता है। ये बड़ी वैलिड चीज है, आजकल हो भी रही है, और आगे चल के भैया जब आपकी पूरी की पूरी कुंडली ही, पूरी किताब ही भैया सबके सामने खुली होगी, तो हर बारीक से बारीक चीज जो है आपके आइडेंटिटी के रिगार्डिंग वो सीधा चुरा ली जा सकती है। और स्वयं सामने श्रीधर मानकर के खड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है। तब आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं तेजा हूं, क्रॉस इधर है लेकिन तब तक क्रॉस भी कॉपी हो चुका होगा, तब क्या करोगे? That's what the scariest part is. समझ पा रहे हैं? नो ट्रस्ट इन द इंटरनेट। बिल्कुल, इंटरनेट पे जो भी चीज दिखेगी ना भाई, उस पे आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। कोई वेबसाइट है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, उसके पीछे क्या इंटेंशन हो सकता है आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। कौन सी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, कौन सी भैया डेटा आपके सिस्टम से उनके पास चले जाएगा, देयर इज नो कंट्रोल, देयर इज नो सिक्योरिटी, सिंपल सी बात है। तो इंटरनेट के ऊपर तो भैया भरोसा बचेगा ही नहीं। हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल सिस्टम्स एट रिस्क, बिल्कुल सही बात है। जो भी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है, हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, और जो भी क्रिटिकल सिस्टम्स उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व रहते हैं, जो एक दूसरे के साथ भैया डिजिटल डेटा कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं, वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, वो रिस्क में आ जाएगा, क्योंकि उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसी को भैया रिस्पेक्टिवली ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उसके पैरामीटर्स को अगर मैनिपुलेट कर दिया, नाउ ही और शी वुड बी फीलिंग आई एम ओके, बिकॉज सारा मामला उन आंकड़ों पे ही होता है ना। भले ही आपको सिम्टम वैसे लग रहे हो, लेकिन आंकड़े रिपोर्ट में तो कुछ और बता रहे हैं। तो ये चीज रिस्क बहुत बड़ी है। हेल्थ रिलेटेड रिस्क हो गई, इमरजेंसी सर्विसेज की रिस्क हो गई, बहुत बड़ी रिस्क है। गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी, वो तो होना ही है जी। जब इतनी सारी चीजें हो ही रही है, जब गवर्नमेंट इतने इश्यूज को संभाल नहीं पा रही है, इलेक्शंस में भी, वोटिंग में भी भैया मान लीजिए अपना ये इंफॉर्मेशन लीक की वजह से गफला हो रहा है, इतनी सारी चीजें, प्लस एक इंस्टेबिलिटी अबाउट द गवर्नेंस वहां पे आ जाता है कि यार फिर क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये सवाल आता है ना। इतना सब कुछ हो रहा है, फिर क्या कर रही है गवर्नमेंट? तो वहां पे भी इंस्टेबिलिटी आना बनता है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने की कोई आइडिया ही नहीं है, तो भैया यहां पे गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं बचेगा, इंटरनेट पे ट्रस्ट नहीं बचेगा, तो वहां इंस्टेबिलिटी आएगी ही। और सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक बात, जितने भी हमारी ये स्मार्ट डिवाइसेज हैं, ऑटोनोमस डिवाइसेज हैं, जो कि भैया ये दावा करते हैं कि हम संभाल लेंगे, हम खुद से संभाल लेंगे, अरे भाई तुम्हें रिमोटली भी तो कोई ऑपरेट कर सकता है ना। कोई अटैकर अगर तुम्हें रिमोटली ऑपरेट कर ले, अगर तुमसे कोई काम करवा ले, कई सारे केसेस अभी हम देखते भी हैं कि किसी एक डिवाइस से कोई और कहीं और बैठा था, उसने उस डिवाइस से कनेक्ट करके कुछ और कांड कर दिया, और जो डिवाइस जिस नाम पे रजिस्टर्ड था उसके मत्थे सब भैया इल्जाम चढ़ गया। आप सुनते हो कि नहीं ऐसी बातें? ये ठीक वैसी चीजें बड़ी मैसिव लेवल पे बड़ी कॉमनली होने लग जाएंगी। मतलब इट विल बी लाइक अरे यार ये क्या है, हाँ ये तो कल ही यार एक दो केसेस देखे थे। आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन तब जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, तब ये बड़ा मैसिवली कॉमन हो जाएगा और डेंजरस भी हो जाएगा। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल एनालॉजी आपके सामने लाया हूं। एक एड आजकल आपने देखा होगा, बड़ा पॉपुलर है, व्हाट्सएप की तरफ से आता है कि हम भी आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकते। मान लीजिए ये सेंडर है, ड्राइंग के ऊपर मत जाइए, मैं ड्राइंग में बड़ा खराब हूं भावनाएं समझिए मेरी। ये सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, ओके। तो सेंडर ने अपने फोन से व्हाट्सएप मैसेज जो है एक भेजा, और वो यहां पे रिसीवर की तरफ पहुंचा। तो जो सेंडर ने भेजा था और जो रिसीवर ने रिसीव किया है, वो एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। उसकी जो क्या बोलते हैं, कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, वैसा का वैसा मैसेज पहुंचना चाहिए। वो तो आगे हम अभी देखने वाले, CIA ट्रायड्स में वो देखने वाले हैं। बट मेन मुद्दे की बात यह है कि इन बिटवीन एज अ प्लेटफॉर्म जो व्हाट्सएप है, उसको भी ये रिस्पेक्टिवली मैसेजेस इंक्रिप्टेड दिखेंगे, उसे भी ये मैसेजेस प्योरली दिखेंगे नहीं कि भाई इसने इसको क्या भेजा है। दैट्स व्हाट द सेंसिबिलिटी, दैट्स व्हाट द प्रिवेसी, दैट्स व्हाट द इनिशियल लेवल ऑफ सिक्योरिटी वी डिमांड। ये है भैया एक चीज जो हमें चाहिए, और इससे हमारा जो सबसे पहला डर है वो ही गायब हो जाएगा कि प्रिवेसी तो पूरी तरीके से मेंटेन रहेगी। और ये हमें भरोसा दिलाया जा रहा है, हमें ये बताया जा रहा है कि हम ना पढ़ रहे या ना हम पढ़ सकते हैं। ये बात
ट्रस्ट बढ़ाती है। और ऐसी अगर बातें होने लग जाए तो हमारी इंफॉर्मेशन भी सिक्योर होने लग जाएगी, और हम भी अपने बैंकिंग सिस्टम हो गया, इमरजेंसी सर्विस हो गया, गवर्नमेंट हो गए, उनके ऊपर भी हमारा जो ट्रस्ट है, जो स्टेबिलिटी, वो बढ़ती जाएगी। वो चीज़ समझनी है। फिर आ जाते हैं, जैसे मैं डिस्कस आपको करके बताने ही वाला हूँ, CIA ट्रायड्स। यार ये मुद्दा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछला हमने साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो वन शॉट बनाया था, उसमें भी हमने उसके फंडामेंटल्स बड़े डिटेल में शेयर किए थे, डिस्कस किए थे। उसमें भी CIA ट्रायड हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी चीज है भैया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जिसका डिस्कशन होना चाहिए ही चाहिए। अगर इसका डिस्कशन नहीं हुआ मतलब वो आपका फंडामेंटल्स का वन शॉट पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। इसीलिए भैया मैं बोला चलो इसके ऊपर बातचीत करते हैं, बट कुछ अलग तरीके से। एक एग्जांपल लेते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ऑनलाइन बैंकिंग, आजकल हम सब करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। तो चलिए इस एग्जांपल में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी कहां कहां कैसे कैसे काम आ रही है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। जितनी भी आपके नाम पे जो बैंकिंग डिटेल्स रहती हैं, आपका जो नाम रहता है, आपका जो अकाउंट नंबर रहता है, आपके जो पासवर्ड्स रहते हैं, जो आपका अकाउंट का बैलेंस है, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, ये सब इनक्रिप्टेड अगर हैं, जो कि रहते हैं, अगर ये इनक्रिप्टेड है कि कोई थर्ड पार्टी, अनट्रस्टेड, अनऑथराइज्ड, अनऑथेंटिकेटेड पार्टी इस चीज को ना देख पा रही है, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी के मार्क को टिक करता है। एकदम भैया बढ़िया काम हो रखा है। यहां पे आपकी इन सारी खुफिया चीजों की, सीक्रेट चीजों की, प्राइवेट चीजों की, जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, वो इंक्रिप्टेड है। उसका ज्ञान किसी और तीसरे पर्सन को नहीं होना चाहिए, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटैक्ट है, मेंटेन्ड है। यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए, अपने आप को ऑथराइज करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए लॉग इन विथ पासवर्ड एंड OTP की भी हमें यहां पे जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इससे और मामला आपका जो इंफॉर्मेशन है सिक्योर रहता है। ठीक है जी। तो यहां पे ये कॉन्फिडेंशियलिटी की तो बात हो गई। अब बात करते हैं इंटीग्रिटी की। यहां एक ने दूसरे की तरफ भेजा, जैसे मैं यहां पे बात कर रहा था, सेंडर ने रिसीवर तक भेजा, तो मैसेज जो है वो सिर्फ इंटेंडेड था कि रिसीवर ही देखे, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी उस मैसेज की पूरी तरीके से बनी हुई है। लेकिन अगर इन बिटवीन कोई अटैकर इतने आसानी से उस मैसेज को फेच करके पढ़ के भैया आगे भेज रहा है, तो मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। And that's why this respective login and all that encryption is what is required, mandatory to maintain the confidentiality. उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे इंटीग्रिटी की बात कर रहे थे, अमाउंट रिमेन्स एक्यूरेट एंड अनअल्टर्ड। बिल्कुल सही बात है। इंटीग्रिटी में भी वही हम जैसे कह रहे थे, यही अगर एग्जांपल लूं मैं, इसके थ्रू ही आपको ऑनलाइन बैंकिंग की ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर मैं यहां से एक मैसेज भेज रहा हूं और रिसीवर तक वो मैसेज जा रहा है, लेकिन इन बिटवीन अटैकर ने उस मैसेज को उठाया भी, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, जैसे वो चतुर के स्पीच में नहीं किए थे, वो थोड़े से चेंजेस किए थे ना, लफड़ा हो गया था फिर समझ में आया कि नहीं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है भैया। तो कुछ अगर वैसे ही आपके ओरिजिनल डेटा को करप्ट करके, अल्टर करके, मॉडिफाई करके, चेंज करके रिसीवर को अगर भेज दिया, तो रिसीवर तो भैया बौखला जाएगा, ये क्या भेज दिया मेरे को भैया, लेकिन एक्चुअल बेचारे सेंडर ने तो वो भेजा ही नहीं था। यानी कि चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी आपकी इनिशियल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट है आफ्टर द ट्रांजेक्शन, वो एक्यूरेट और अनअल्टर्ड रहनी चाहिए। इन बिटवीन द ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ और जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, इसके बीच में आपका कोई भी डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड रिमेन इंटीग्रेटेड, इट शुड रिमेन इंटैक्ट। तभी हम कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड ऑफ द एंटायर डेटा एंड ट्रांजैक्शन। यहां मैं सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, से नो टू मॉडिफिकेशन। That's what you need to understand। नहीं तो भैया ये तो बहुत ईजी हो जाएगा है, मेरे पास है 2 रुपए बैंक बैलेंस में, इसमें चलो अल्टर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। भैया कितने ऐड करें, कितने शून्य ऐड करें बताइए, करते जाते हैं करते जाते हैं, ये लो जी हो गया मेरे पास इतना बैंक बैलेंस। ऐसा होता है क्या, ऐसा होना चाहिए क्या? क्योंकि अगर सोचिए, अगर ऐसा होने लग गया तो जो मैंने पॉइंट बताया था, बैंकिंग सिस्टम्स विल कोलैप्स, बड़े इजीली कोलैप्स हो जाएंगे। इसीलिए ये अल्टरेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। बिल्कुल चीजें अवेलेबल रहनी चाहिए। अरे भाई मेरे को पैसा इधर से उधर भेजना है, किसी और को भेजना है, मेरे को पैसा निकालना है, तो उसके लिए ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर मैं निर्भर रहूंगा कि नहीं? तो बैंकिंग के जो सर्वर्स हैं, जो उस एप्लीकेशन को, उस साइट को जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो एक्टिव रख रहे हैं, जो ऑनलाइन रख रहे हैं, इट शुड स्टे ऑनलाइन ऑलवेज ना। ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन है आइडियली, कि हमेशा ऑनलाइन रहना चाहिए, हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम।
किसी भी समय किसी भी जगह से रिमोटली मेरे बैंक अकाउंट को ऑनलाइन में एक्सेस करके उसमें जो भी मुझे गतिविधियां करनी है एज अ ऑथराइज्ड यूजर, वैलिड यूजर मैं कर सकता हूं। यानी सिंपली आई डिमांड नो डाउन टाइम, मेरे को डाउन टाइम नहीं मांगता है, तब जाके कह सकते हैं कि यू हैव अचीव द अवेलेबिलिटी एज वेल। तो यही था भैया आपका CIA ट्रायड, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑनलाइन बैंकिंग जो आपके एप्लीकेशंस हैं या सिस्टम्स हैं उनके एग्जांपल के थ्रू जो है आपको एक्सप्लेन किया। होपफुली ये फंड आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। हाँ जी, इंफॉर्मेशन भी कई सारे तरीके की होती है, ये हमें एग्री करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ पब्लिक इंफॉर्मेशन, इट इज काइंड ऑफ अ शेयर्ड विद एवरीवन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बनी ही इसलिए है ताकि वो सबके साथ शेयर हो सके, जैसे कि अभी ये वीडियो जैसे कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, सही बात है, आप सब देख रहे हो, मैं खुद बोल रहा हूं इसको शेयर करो, यानी ये शेयरेबल भी है। तो ये आपकी एक पब्लिक इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे एड्स हो गया या वेबसाइट कंटेंट हो गया, या जैसे अभी ये यूट्यूब का मैं वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूं, शेयर करने को बोल रहा हूं, ये सब आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं प्राइवेट या इंटरनल इंफॉर्मेशन, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट फॉर पब्लिक शेयरिंग। प्राइवेट या इंटरनल, अब हम उस रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन को कह सकते हैं जो कि भैया किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज के अंदर की इंफॉर्मेशन है, उससे बाहर वो नहीं जानी चाहिए, वो पब्लिकली शेयरेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ इंटरनल मेल्स है या कुछ पॉलिसीज है, वो सिर्फ स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो वो बातें वहीं तक रहनी चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसीलिए जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि सिर्फ आपके जो इंप्लॉइज उस कंपनी में काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पता होती है, क्योंकि उनको भी ये कहा होता है कि इससे बाहर ही इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। कितना पैसा मिल रहा है ये ज्यादा रिवील ना करिए बाहर वालों को, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। दीज आर ऑल्सो द कंडीशंस दैट फॉल अंडर द पॉलिसीज इटसेल्फ, बिकॉज दे क्लियरली स्टेटेड दिस इज नॉट पब्लिकली शेयरेबल इंफॉर्मेशन। उसके बाद बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल। देखिए, एक होता है प्राइवेट, एक होता है कॉन्फिडेंशियल, मतलब इससे भी थोड़ा गंभीर। कॉन्फिडेंशियल ये होती है कुछ सेंसिटिव डेटा दैट कुड कॉज हार्म इफ लीक्ड, जैसे एग्जाम पेपर। आपने देखा होगा ना, एग्जाम पेपर जिस शीट में होते हैं, जिस लिफाफे में होते हैं, कॉन्फिडेंशियल उस पर लिखा होता है, क्योंकि भाई ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते अगर ये पब्लिकली शेयर हो गई। भाई हड़कंप मच जाएगा, बहुत ज्यादा हार्म कॉजिंग चीज ये होने वाली है, सो वी शुड अवॉइड इट। ये होती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद भैया आती है उससे भी ज्यादा सेंसिटिव। एक तो हमने बात की, देखो हम लोग ये जो जा रहे हैं ना, ये हम लोग सेंसिटिव होते जा रहे हैं। यहां सेंसिटिविटी बिल्कुल ना के बराबर, यहां मॉडरेट, यहां पे हाई और यहां वेरी हाई, क्योंकि यहां पे हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा की बात की जा रही है। ऐसा डेटा जिसको लीक तो छोड़िए, लीक तो पहली बात तो वो होना ही नहीं चाहिए, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स का पालन किया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन भैया कॉन्फिडेंशियल है और इससे नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है अगर ये बाहर निकल गई तो। अभी तो बहुत सारी फाइल्स बाहर आ भी रही हैं जो बहुत दिनों से जो है बंद थी, रिस्ट्रिक्टेड थी, समझ पा रहे हो, रिस्ट्रिक्टेड थी। अभी तो बहुत ज़्यादा पब्लिक का प्रेशर पड़ा, इसलिए बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आ रही हैं जिसके बारे में हमारी जो अब हम जो सोच पाते हैं, जो हमारी मानसिक कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसके बाहर की चीज़ें हमारे सामने दिख रही हैं, जो कि सोसाइटी को एक इम्बैलेंस की तरफ लेके जाती है, सोचने पे मजबूर करती है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। दैट्स काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड के अंदर आती है। एंड जनरली वो आपके डिफेंस डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक नेशन पर्सपेक्टिव, और मेडिकल रिकॉर्ड्स भी उसमें आ जाते हैं कि यार इनको ना शेयर किया जाए। ये तो कॉन्फिडेंशियल से भी ज्यादा हाईली कॉन्फिडेंशियल रेंज में, कोटे में आ जाते हैं। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद करते हैं बात एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स की। देखिए, क्योंकि ना अगर आपको इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है तो आप इंफॉर्मेशन को, सारी इंफॉर्मेशन को, आई एम टेलिंग यू, मान लीजिए आपकी 100% ऑफ द इंफॉर्मेशन है, इस 100% ऑफ द इंफॉर्मेशन को आप 100% ऑफ द पब्लिक को एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि इस 100% ऑफ द पब्लिक में भी आपको कुछ ऐसी पब्लिक मिल जाएगी जो इस इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकती है या फिर इसको यूज करने के लायक नहीं है। अगर आपने वो उसे प्रोवाइड कर दिया तो मतलब आपने मैटर खराब कर दिया है। इसीलिए
कौन सी पब्लिक कौन सा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकती है, इस पे लगाम कसना, लिमिट लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना, इन शॉर्ट कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग हियर, एक्सेस कंट्रोल मॉडल। कौन सी इंफॉर्मेशन कौन एक्सेस कर सकता है, बेस्ड अपॉन व्हाट। तो इसके अलग अलग मॉडल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, डिस्क्रिशनरी। बड़े यार अजीबोगरीब नाम है यार, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। अपन तो भैया राकेश रमेश ये नाम अपने को थोड़े से ना जबान पे बैठ गए, ये थोड़ा अलग था इसलिए थोड़ा सा अपन फंबल मार गए। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल अब ना भूलेंगे। ये क्या कहता है, ओनर ऑफ डेटा डिसाइड्स हु गेट द एक्सेस। बिल्कुल सही बात है। अब एक डेटा है मान लीजिए आपके पास मौजूद है, जिसके आप ओनर हो, आपके रिलेटेड डेटा है, आप उसके जनक हो, आप क्रिएटर हो, तो आप डिसाइड करोगे कि ये कौन किसके साथ में शेयर करूंगा, कौन इसे व्यू कर सकता है, कौन इसे एडिट कर सकता है। ये कंट्रोल जो है मैं डिसाइड करूंगा, ओनर डिसाइड करेगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती है डेफिनेटली, बट स्ट्रिक्टनेस भी है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस इतना नहीं है। इट्स अ लेस स्ट्रिक्ट मॉडल, कंट्रोल मॉडल। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पॉपुलर गूगल ड्राइव फाइल। आप हो ओनर, आपके पास है वो आपकी फाइल, अब आप उसे शेयर कर रहे हो, आप उसको प्राइवेटली शेयर कर रहे हो, आप उसे पब्लिकली भी शेयर कर सकते हो, आप व्यू ओनली शेयर कर सकते हो, आप एडिट शेयर कर सकते हो, बराबर है कि नहीं। तो आप अलग अलग तरीके से जो है डिसाइड कर सकते हो कि किसको किस प्रकार का एक्सेस आपके डेटा का मिलेगा, बिकॉज यू आर द ओनर। एंड दैट्स व्हाट द डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल इज। आप सही बोला ना। उसके बाद बात करते हैं मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया इसमें तो जो एक्सेस कंट्रोल्स है वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए और मैंडेटरी होने चाहिए। जो भी यहां पे पॉलिसीज डिफाइन की गई है एक्सेस कंट्रोल की, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। सिस्टम इटसेल्फ एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एक्सेस, स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एक्सेस यूज्ड इन मिलिट्री एंड गवर्नमेंट सिस्टम्स। क्योंकि जो भी मिलिट्री या गवर्नमेंट लेवल पे आपकी इंफॉर्मेशन रहती है वो रिस्ट्रिक्टेड या कॉन्फिडेंशियल इस रेंज में, इस रडार में फॉल करती है। तो जब ऐसी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है, देन यू नीड द हाई लेवल सिक्योरिटी या टॉप लेवल सिक्योरिटी क्लियरेंसेस टू एक्सेस दैट डेटा। जो बहुत सारी आपकी सिक्योरिटी लेवल्स बनी होती है ना, उसमें जो टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप ये टॉप सीक्रेट फाइल्स को जो है एक्सेस कर पाओगे, इफ यू हैव दैट टॉप सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो इस तरीके से ये मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल रहता है। एक ऐसी फाइल आपके सामने है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन आपके सामने है जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। इवन अगर आप एक्सेस करने जा रहे भी हो तो अभी आपकी अथॉरिटी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। ये नीचे के लेवल्स का भैया काम नहीं है, बहुत ऊपर की लेवल की आपकी पहुंच होनी चाहिए, तब जाके एक्सेस कंट्रोल आपको ग्रांट किया जाएगा उस फाइल के लिए। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन है उसकी बात करते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। यहां पे हम आ जाते हैं एक इंस्टीट्यूट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, कंपनी लेवल पे आ जाते हैं। इट इज वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड एक्सेस कंट्रोल इन कंपनीज। जैसे मैंने अभी बात किया, एक्सेस डिपेंड्स ऑन योर रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपका रोल क्या है। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे बताया, यू आर द फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज अ इंटर्न। तो दोनों के एक्सेस के बीच में डिफरेंस होगा ना, सिंपल सी बात है। देखो जी, आपका जो फाउंडर है उसकी जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, उसको डेटा बहुत सारा देखना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, सही बात है कि नहीं। तो उसका जो रडार ऑफ रेंज ऑफ जो इंफॉर्मेशन है टू एक्सेस वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इंटर्न। इंटर्न तो भैया खुद का ही डेटा आसानी से संभाल ले, थोड़ा बहुत नाम में इधर उधर हो गया, एड्रेस सही डालना है, फोन नंबर सही डालना है, आधार कार्ड का नंबर सही डालना है, छोटा मोटा जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, उसकी डिटेल्स टाइम टू टाइम वो सबमिट कर रहा है कि नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन भी उसने प्रोवाइड कर दी है, उसको दिख गई, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। तो इसीलिए मैंने यहां पे रिस्पेक्टिवली फाउंडर और इंटर्न का कंपैरिजन किया है कि इनके एक्सेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसे फुल एक्सेस होता है, फुल अथॉरिटी रहती है, इसे पार्शियल भी नहीं अपन कह सकते यार, पार्शियल का भी पार्शियल, क्योंकि अभी अभी नया नया आया है। पूरा कंपनी के डेटा का एक्सेस थोड़ी ना अपन उसे देंगे, उसे सिर्फ उसके काम के लिए क्या क्या डेटा जरूरी है उसका एक्सेस ग्रांट करना इज लॉजिकली गुड। ओके, उसके बाद बात करते हैं भैया एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब ये क्या होता है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल? मतलब जहां पे बहुत सारे, देखो वैसे तो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्सेस डिपेंड्स ऑन एट्रीब्यूट, जैसे कि लोकेशन हो गया, टाइम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, डिवाइस हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को उस डेटा का इंफॉर्मेशन का एक्सेस दिया जाना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल, एक्सेस ओनली ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। कोई एक डेटा है, ओके,
उसका एक्सेस सिर्फ तब तक ही उस कंपनी के इंप्लॉइज के पास रहेगा जब तक ऑफिस आवर्स चल रहे हैं, उसके बाद नहीं। अब मान लीजिए आपके दो ऑफिसेज हैं, देयर इज वन ऑफिस एट मुंबई एंड देयर इज अनदर ऑफिस एट बैंगलोर। तो अब बैंगलोर का जो ऑफिस है उसकी भैया अपने कुछ टास्क होंगे, उसकी कुछ अपने रिस्पेक्टिवली आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स होंगे, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जिनके ऊपर वो काम कर रहा होगा। मुंबई के भी अपने कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि डिफरेंट होंगे। तो इन शॉर्ट मुंबई का डेटा अलग है, बैंगलोर का डेटा अलग है, ऑल्दो दिस इज द सेम ऑर्गेनाइजेशंस टू ब्रांचेज। जैसे एक बड़ी कंपनी XYZ, उसकी एक ब्रांच मुंबई में एक बैंगलोर में, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका डेटा अलग हो गया, इसका डेटा अलग हो गया। तो आप बैंगलोर के इंप्लॉइज को जो है मुंबई का डेटा एक्सेस नहीं दोगे और मुंबई वालों को बैंगलोर का डेटा एक्सेस नहीं दोगे। आप बात समझ रहे हो? बट अंडर सम कंडीशंस की मान लीजिए अगर कुछ रेफरेंस लेना है, कुछ अगर अपने को क्रॉस रेफर करना है, एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स की मदद लेनी है, इन दैट केस द एक्सेस में बी अलॉटेड। बट आई एम टेलिंग यू बेस्ड अपॉन लोकेशन भी इस तरीके से चीज रहती है, टाइम भी चीज रहती है, डिपार्टमेंट वाइज भी ऐसा रहता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इनका अपना अपना अलग अलग डेटा रहता है, वो अपने अपने डेटा से जुड़े हुए हैं। अगर रिक्वायर्ड रहा किसी और का भैया अपने को डेटा चाहिए तो वो उतने पर्टिकुलर मोमेंटम के लिए प्रायोरिटी के बेसिस पे उस डेटा को टाइमली मैनर में उतने टाइम के लिए जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और फिर बाद में भैया एक्सेस रिवोक भी किया जा सकता है। ये वो बातें जो आपको समझनी है। उसके बाद भैया हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन मेथड्स की। यस, ये भी बहुत जरूरी है। प्रोसेस टू वेरीफाई आइडेंटिटी। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि यार ये आइडेंटिटी थेफ्ट जो है बड़ा कॉमन हो जाएगा और मैसिव लेवल पे ऑपरेट करेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर सिक्योरिटी नहीं रही आपके इंफॉर्मेशन की, तो अगर वो पब्लिकली खुली किताब बन गया तो। लेकिन यहां पे हम लोग वो ना हो इसीलिए तो प्रयत्न कर रहे हैं, इसीलिए तो मेथड्स लगा रहे हैं। तो यहां पे ऑथेंटिकेशन यही कहता है कि भैया वैलिड पर्सन, वेरीफाइड पर्सन, ऑथराइज्ड पर्सन, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद ही उसे आगे अलाउ किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंपनी में आते हो तो आप आईडी कार्ड स्कैन करके आते हो, थंबप्रिंट स्कैन करके आते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि हाँ मैं इस कंपनी का इंप्लॉय हूं, मेरे लिए दरवाजा खोलो। ऐसा ही कोई भी एरर वगैरह आ जाएगा, आपके कंपनी में चला जाएगा, आपके कंप्यूटर पे बैठ जाएगा, फिर सिस्टम की फाइल ले लेगा, इंफॉर्मेशन ले लेगा, आराम से दरवाजा खोल के बाहर चले आएगा, उसे लीक कर देगा, मिसयूज कर देगा, डिसरप्ट कर देगा। ऐसा थोड़ी ना चलती दुनिया। ऐसी तो दुनिया तब चलती जब कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हमें वैसी दुनिया नहीं बनानी है, इसीलिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं। तो देखिए कई सारे मेथड्स हैं ऑथेंटिकेट करने के, जैसे कि नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ए फॉर ऑथेंटिकेशन। नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मतलब क्या? समथिंग यू ओनली नो। ये आप करते हो, अभी भी कर रहे हो। समथिंग यू ओनली नो मतलब ऐसा अपने आप को आप ऑथेंटिकेट करोगे उस अकाउंट में लॉगिन करने के लिए जो सिर्फ आप जानते हो। जैसे कि पासवर्ड, जैसे कि पिन, आपका एटीएम का पिन। आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन कई बार रहता है, कई बार पूछता है ना गूगल कि अगर आप अपने सिक्योरिटी लेयर बढ़ाना चाहते हो तो उसमें आप सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो कि व्हेन आई वाज मैरिड, व्हाट वाज माय फर्स्ट डेट, व्हेन व्हेन आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड, ऐसे व्हाट इज माय बर्थडे। वो तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया। लेकिन हाँ, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस हो गए, पिन्स हो गए, पासवर्ड्स हो गए, वो सारी चीजें जो है सिर्फ आप जानते हो, ओनली यू नो दैट, एंड दैट्स द नॉलेज है वो आपके पास। उसके बेस्ड पे आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो अपनी आइडेंटिटी। या डेफिनेटली इट इज इजी, बहुत आसान है अपने आप को इस तरीके से ऑथेंटिकेट करना, बट एट द सेम टाइम उसे चुरा भी लिया जा सकता है, बड़े आसानी से मिसयूज भी किया जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी नकारी नहीं जा सकती, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद बात करते हैं पोजेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। मतलब यू पोजेस समथिंग, you have something, you possess something physical, something digital item that you have, जिसकी मदद से आप जो है अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हो, अपनी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट कर सकते हो। जैसे ओटीपी ऑन फोन, आपके पास जो फोन है उसके ऊपर ओटीपी आ रहा है, उस सिम पे, उस नंबर पे ओटीपी आ रहा है। आपका एटीएम कार्ड है आपके पास जो आप होल्ड कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप अपनी आइडेंटिटी जो है प्रूव कर रहे हो। कई बार आजकल तो ऑथेंटिकेशन एप्स आ गई है, जैसे बड़ा पॉपुलर है गूगल ऑथेंटिकेटर, ये एप्लीकेशंस आ गई है। इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप अपनी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट कर सकते हो। ये बातें हैं, ये है पोजीशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो आपको समझना है। और जो बड़ा नॉर्मल है, जिसके बारे में आपने इससे पहले सुना भी होगा, बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बेस्ड ऑन योर फिजिकल रियल ट्रेट्स। जो आपके अभी रियल बिहेवियरल फिजिकल ट्रेट्स मौजूद हैं, उनकी मदद से जो है आप यहां पे अपने आप को वेरीफाई कर रहे हो कि हाँ भैया मैं श्रीधर मानकर ही हूं, मेरे फिंगरप्रिंट हो गए,
जो यूनिक है, जो मेरा फेस रिकॉग्निशन हो गया, चेहरा यूनिक है, आवाज खैर थोड़ा सा रेप्लिकेट किया जा सकता है, बट या स्टिल वॉइस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट, ये सारा जो मामला है ये आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं। ये बायोमेट्रिक के थ्रू आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। ये थोड़ा सा हायर डिग्री ऑफ ऑथेंटिकेशन में गिना जा सकता है। इसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नकल करने वाले को भी बहुत ज्यादा अकल की जरूरत पड़ने वाली है। इतना आसान नहीं होगा जितना इजी आपका वो नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन को हैक करना था ना, पासवर्ड पिन वगैरह, उतना आसान तो ये नहीं होगा। थोड़ा भैया ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं लोकेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। नाउ व्हाट इज दिस लोकेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन? बेस्ड ऑन योर लोकेशन और नेटवर्क। मतलब अभी आप जहां पे मौजूद हैं, जिस लोकेशन पे है, जिस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बेसिस पे भी आप अपने आप को खुद को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक होता है पब्लिक वाईफाई जो मतलब ओपनली अवेलेबल है, एक होता है प्राइवेट ऑफिस का वाईफाई लॉगिन। इट इज अलाउडेड ओनली इनसाइड द कंपनी नेटवर्क। ये कोई पब्लिक वाईफाई नहीं है। आप जब कंपनी के लोकेशन के रीजन के नेटवर्क के अंडर आओगे तभी जाके आपको विजिबल होगा। जब आप उसके ऊपर कनेक्ट करने के लिए क्लिक करोगे वो आपको पासवर्ड मांगेगा, आप ऑथेंटिकेट करोगे और फिर तब जाके ही आप अपने ऑफिस वाईफाई से जुड़ पाओगे और उसका लुफ्त ले पाओगे। बराबर है कि बात समझ आ रही है? ये आपका लोकेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल। और एक होता है आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये भी हम लोग आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मल्टी फैक्टर मतलब क्या कि जितने भी अभी हमने ऑथेंटिकेशन मेथड्स देखे उनका जोड़, उनका कॉम्बिनेशन लगा देना, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा टाइटन अप हो जाती है इन केस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी। जैसे कि आप पहले पासवर्ड एंटर करोगे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो भी आप एंटर करके ऑथेंटिकेट करोगे। उसके बाद लास्टली आप अपना फिंगरप्रिंट भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई इससे ज्यादा तो अभी और क्या ही वेरीफाई करूं आपकी आइडेंटिटी। अब तो भैया हमको गारंटी है कि वो आप ही हो जो अपना अकाउंट जो है वो एक्सेस करना चाहते हो। यू आर नॉट अ बॉट, यू आर नॉट अनऑथराइज्ड पर्सन, यू आर अ वैलिड पर्सन। चलिए जी, स्वागत है, आपको अपने अकाउंट में लेके चलते हैं। ये बातचीत वहां पे होती है, ये बातचीत अपने को समझनी। उसके बाद बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक्स की। ये भी बड़ी कमाल की चीज है, डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक्स। यही तो करना है, डेटा को ही तो प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए देखो जी अलग अलग तरीके मौजूद है, जिसमें से एक तो अभी हम देख चुके हैं, एक्सेस कंट्रोल वाला तो जितना फंडा था, ऑथेंटिकेशन वाला जो फंडा था वो अभी हमने देखा हुआ है। कुछ और भी हैं जिनको यहां पे मैंने ऐड किया है ताकि वो फंडामेंटल्स भी आप तक पहुंच जाए। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, डोंट वरी, इसके ऊपर भी आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं क्योंकि इनक्रिप्शन के भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं, बट एक सिंपल फॉर्म में, जो कि ये बिगनर फ्रेंडली वन शॉट है। फंडामेंटल्स ही हमें यहां पे डिस्कस करने हैं, आगे चल के और हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन इनक्रप्शन का फंडामेंटल आज डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या। जैसा मैंने शुरुआत में आपको वो एग्जांपल दिया था, एनालॉजी, व्हाट्सएप का मैसेजेस इनक्रिप्ट होते हैं, खुद व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ पाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से एक मैसेज है ABC, अगर उसे इनक्रिप्ट कर रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं? कई बार बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि इनक्रिप्ट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो? इनक्रिप्ट का मतलब यह है कि रीडेबल फॉर्म से अनरीडेबल या नॉन रीडेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देना, नॉन इंटरप्रिटेबल, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देना, उसका ओरिजिनल एसेंस मैसेज का किसी भी तरीके से रिट्राइव ना हो सके, ये मेक श्योर करना इंक्रिप्शन का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मैसेज भेजा ABC, नाउ दैट इज अ इनक्रिप्टेड मैसेज एंड यू आर नॉट द रिसीवर, यू आर अनऑथराइज्ड पर्सन। अगर आपने मान लीजिए वो मैसेज बीच में से उठा लिया, ये मैसेज एक्चुअली इनक्रिप्ट करके रिसीवर को मुझे भेजना था, लेकिन इन बिटवीन आपने ये मैसेज उठा लिया, तो आपको क्या दिखेगा? ठेंगा। वो भी समझ में नहीं आएगा कि ये ठेंगा क्या है क्या नहीं है। हैशटैग, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, @ क्या है? ओरिजिनल मैसेज क्या था? रीड कर पा रहे हो? इंटरप्रेट कर पा रहे हो? ओरिजिनल मैसेज के तह तक जा पा रहे हो? उसके इंट्यूशन को समझ पा रहे हो? नहीं। एंड दैट्स व्हाट द इंक्रिप्शन इज। जैसे कि मोस्टली आपकी जो HTTPS वेबसाइट्स होती हैं, व्हाट्सएप के जो मैसेजेस जिनके बारे में मैंने बात किया, उनमें ये सब चीजें सिक्योर्ड वे में जो है इंक्रिप्टेड मैनर में चलती हैं, ऑपरेट होती हैं एट वेरियस लेवल्स। ठीक है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल तो खैर देख ही लिया है, लिमिट्स हु कैन व्यू, एडिट एंड डिलीट द रिस्पेक्टिवली डेटा। और अगला पॉइंट निकल के आता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन की तो खैर हम लोग बड़ी लंबी बातचीत जो है कर चुके हैं, वेरीफाइड आइडेंटिटी क्या क्या उसमें प्रकार रहते हैं, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। ऑथराइजेशन एक टर्म है विच टेल्स डिसाइड व्हाट एक्शन यूजर कैन परफॉर्म। एक मिनट, इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो खुद ये 1 मिनट मांगते हैं कि वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस व्हाट इज गोइंग ऑन। ऑथराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल, एक बार पढ़ो तो जरा क्या लिखा हुआ है। लिमिट हु कैन व्यू, एडिट, डिलीट। ओके,
डिसाइड व्हाट एक्शन यूजर कैन परफॉर्म। एक्सेस कंट्रोल के बारे में तो उसका पूरा ग्रंथ हम जान चुके हैं, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें दिखाई दी है, लिखी हुई है, समझ में आई है, जो कि ऑथराइजेशन कहना चाहता है। तो क्या ऑथराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल एक ही बात कह रहे हैं? सेम सेम है, बट मैं कहता हूं नहीं जी, डिफरेंट है। ये डिफरेंट लेयर पे ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करते हैं सिक्योरिटी के लिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं ऑथराइजेशन की। ऑथराइज्ड पर्सन यानी कि डिसीजन परमिशन की बात यहां पे की जाती है कि व्हाट यू आर परमिटेड टू। एक डिसीजन लिया जाता है कि अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल है तो वो रिस्पेक्टिवली क्या परफॉर्म कर सकता है, क्या परफॉर्म करने की उसे परमिशन है, ये डिसीजन लेना अपने को होता है ऑथराइजेशन में। ये सिर्फ एक डिसीजन लेवल पे है। बात समझिए, ऑथराइजेशन की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक डिसीजन लेवल पे है, परमिशन लेवल पे है। ओके, अब इन डिसीजंस को एनफोर्स करना प्रॉपरली, एथिकली, टेक्निकली इज द वे आउट फॉर एक्सेस कंट्रोल। ये फर्क है, ये डिफरेंस है। ऑल्दो ये आपको सेम साउंड करेंगे दोनों, लेकिन दोनों ही अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। इनिशियल लेवल पे अपन बातचीत करते हैं डिसीजन लेने की किसी एक यूजर के लिए, उसके एक्शंस को लेके, और इसी रिस्पेक्टिव डिसीजन को एनफोर्स करना टेक्निकली हो गया, आपका एथिकली हो गया, ऑफिशियली हो गया। ये जो तरीके हैं एक्सेस कंट्रोल की जो हमने ऊपर देखे, उन तरीकों के माध्यम से ही हम ये डिसीजन को एनफोर्स करते हैं इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये नीचे लिखा हुआ देखो, हाउ डू वी एनफोर्स दोज रूल्स डिसीजन। यहां पे यही बातचीत होती है एक्सेस कंट्रोल में कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, एनफोर्स किया जाए, इन शॉर्ट उन रूल्स या डिसीजंस को जो ऑथराइजेशन के जरिए तय किए गए हैं, उन डिसीजंस को कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाए, ये बात होती है। तो ये अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद वैसे खैर डेटा बैकअप एंड रिकवरी के ऊपर तो आगे हम लोग बड़ी गहन चर्चा करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए तो चलिए समझ लेते हैं। डेटा बैकअप करना, कॉपी ऑफ डेटा स्टोर्ड सेपरेटली, मतलब अपन क्या करते हैं, अपना जो अभी एग्जिस्टिंग ओरिजिनल डेटा है उसकी कॉपी बना के अलग लोकेशन पे जो है अपन उसे स्टोर करके रख सकते हैं। हेल्प्स रिस्टोर डेटा आफ्टर डिलीशन, सिस्टम फेलियर और डेटा अल्टरेशन। मान लीजिए डेटा अल्टर हो गया, करप्ट हो गया, या आपका पूरा सिस्टम ही फेल हो गया, या फिर मान लीजिए डिलीट हो गई आपकी कुछ डेटा फाइल्स, तो उस केस में आप रिकवर भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा प्रोटेक्शन टेक्निक है, क्योंकि आप यहां पे भी डेटा को प्रोटेक्ट ही करने की कोशिश कर रहे हो कि अगर कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी डेटा मेरे सामने रहेगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। डोंट वरी, इसके ऊपर बड़ी गहन चर्चा आगे होने वाली है, इसलिए मैं इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी डिटेल में अपन देखने वाले। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। डेटा मास्किंग, भैया उसको मास्क लगा दो, जितना दिखना चाहिए, जितने नयन उसके दिखने चाहिए बस, बाकी ये मुंह, नाक, चीक्स वगैरह, कान सब ढक लो भैया, उसका सिर्फ उसके नयन दिखने चाहिए है ना। जैसे अपन मास्क लगाते हैं तो अपने सिर्फ नयन दिखते हैं, फोरहेड दिखता है, वैसे ही बस कुछ डिटेल ही रिवील होनी चाहिए। पूरा पर्सन रिवील नहीं होना चाहिए, कुछ डिटेल ही रिवील होनी चाहिए। जैसे कि आपके कार्ड्स हाइड सेंसिटिव पार्ट ऑफ द डेटा, वो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द डेटा उसे हाइड कर देता है, उसे दिखाता नहीं, उसे रिवील नहीं करता है, मास्क कर देता है। जैसे कि आपके जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा आपका नंबर जो मेंशन्ड होता है, जो आपको दिखता है, लेट से मैसेज आता है कि इस कार्ड पे आपको ट्रांसफर करना है। जब आप फोन पे देखिए किसी अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं तो अकाउंट पे भी आपको रिस्पेक्टिवली स्टार स्टार स्टार, यानी कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हिडन होती है, और ये हिडन इंफॉर्मेशन के लेट से आगे अपना जो बचा कुचा नंबर है वो दे दिया जाता है कि भैया हाँ अब ये है इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइड बाय द लास्ट 4 डिजिट्स या लास्ट 3 डिजिट, कि आप इसी से डील करना चाहते हो। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। और ये बहुत ब्रिलियंट तरीका है। इससे कैसे ना भैया आपका जो सेंसिटिव डेटा वो एक्सपोज नहीं होता, सबके सामने निखर के नहीं आता, जो कि एक्चुअल में नहीं आना भी चाहिए, ये बात समझनी। एंड देन द लास्ट पॉइंट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, दैट इज डेटा इंटीग्रिटी चेक। मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जब CIA अपन डिस्कस कर रहे थे, कि अगर सेंडर की तरफ से मैसेज भेजा गया और रिसीवर तक वो उसी रूप में पहुंचा है जिस तरीके से सेंडर ने भेजा था, एक शब्द भी इधर का उधर नहीं हुआ है, यानी कि डेटा बिल्कुल भी अल्टर नहीं हुआ है, मॉडिफाई नहीं हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो डेटा इंटीग्रिटी है वो इंटैक्ट है, उसको छुआ भी नहीं गया है। तो ये हमें इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि भैया डेटा इज नॉट मॉडिफाई। ये चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हम लोग हैशिंग के कई सारे प्रकार है, डोंट वरी आगे देखने वाले। चेकसम क्या होता है ये हमने ऑलरेडी, हैशिंग, चेकसम, ये बहुत सारी इसके जो टेक्निक्स है, इनको कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो वन शॉट है उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है
है ना, इसको समझा है अच्छी तरीके से। बट डोंट वरी, इस वन शॉट्स में भी आगे आने वाले जो कि आपके सिक्योरिटी वर्ल्ड से जुड़े हुए होंगे, उनमें भी हम इन टेक्निक्स को बड़े डिटेल में जो है कवर करने वाला है। बट फिलहाल के लिए समझ लो कि ऐसे कुछ हैं भैया चीजें, टेक्निक, तौर तरीके, पैतरें, जिनके जरिए आप अपनी डेटा इंटीग्रिटी जो है वो चेक कर सकते हो। और ये चेक करना जरूरी भी है ताकि आपको पता चल सके कि भैया ये अल्टर हुआ है, चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, बराबर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद भैया हम बातचीत करते हैं कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज की। कई बार इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसके ऊपर इतना फोकस नहीं रहता, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये पार्ट पॉलिसीज का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो मूलभूत यानी कि फंडामेंटल बेसिक सेट ऑफ रूल्स हैं या गाइडलाइंस हैं दैट डिफाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स इट्स इंफॉर्मेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है उसे किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये डिफाइन करने के लिए कुछ तौर तरीके, नियम, कानून, रूल्स, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस जो है वो जो सेट उसका रहता है, उसे ही तो हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसीज कहते हैं। अब ये अलग अलग लेवल पे बेसिकली इन सिक्योरिटी पॉलिसीज को जो है आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे इसका टाइप्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। इसको आप सीधी सादी सिंपल भाषा में अगर कहना चाहे सिक्योरिटी पॉलिसीज को, इट इज अ रूल बुक ऑफ सिक्योरिटी, दैट्स इट। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का रूल बुक अलग है, दूसरे का अलग है, बराबर है, क्योंकि वो अपने इंफॉर्मेशन को, डेटा को अलग रूप में देखते हैं, अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, अलग फ्रेमवर्क्स में, इंफ्रा में वो एक तरीके से अपने डेटा को जो है वो रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। टाइप्स, यस, सिक्योरिटी पॉलिसीज के टाइप्स। सबसे पहले हाई लेवल पे बात करते हैं, एकदम ही हाई लेवल पे चले आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल या एंटरप्राइज लेवल ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज। यहां पे ना, जैसे मैंने कहा कि हाई लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइज बात कर रहे हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको एकदम सटीक समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल एम्प्लॉयज मस्ट यूज अ स्ट्रॉन्ग 16 कैरेक्टर पासवर्ड। मतलब आपके कंपनी में जो भी आपने उनको अपना कंपनी का मेल आईडी दिया है, उस मेल आईडी का सभी रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो भी परफेक्टली 16 कैरेक्टर का होना चाहिए, एग्जैक्टली टू बी पॉइंट। वैसे एग्जैक्टली थोड़ा कम होता है, बट यहां पे हम लोग 16 कैरेक्टर प्लस कह सकते हैं। मतलब 16 तो मिनिमम होने चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो मोर देन वेलकम, ऐसा भी आप सोच सकते हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे कि 16 की जरूरत नहीं है, आप 8 कैरेक्टर प्लस लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 8 भी रहा तो भी चल जाएगा। कोई कहेगा नहीं नहीं हमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर चाहिए, तो 32 कैरेक्टर। आप बात समझ पा रहे हो। कई बार आप भी जब किसी एक रिस्पेक्टिवली पोर्टल पे अपना अकाउंट बना रहे होते हैं, तो वहां पे भी वो स्पेसिफिकली बताता है कि आपको स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना है, अपर केस लोअर केस लगाना है, नंबर्स का इस्तेमाल करना है, 8 या 32 कैरेक्टर मिनिमम इतने होने चाहिए, उससे कम अगर एंटर करोगे तो हम एरर देंगे। ऐसी चीजें देखी है कि नहीं आपने? तो ये अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम चले जाए तो ये बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि उनको अपना सिक्योरिटी जो है वो हर इंप्लॉय के लिए मेंटेन करते हुए चलना है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये जो पॉलिसीज हैं ये मार्कअप की जाती है। ऐसे तो कई सारे हैं, बस मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा जो कि बहुत कॉमन है और आप भी उसके साथ रिलेट कर पाओगे। अब अगला पॉलिसी है भैया इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटी पॉलिसी। इशू स्पेसिफिक मतलब भैया कोई एक टॉपिक है, रिस्क है, मुद्दा है, इशू है, उससे जुड़ी हुई, स्पेसिफिकली उससे जुड़ी हुई कुछ पॉलिसीज हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, विच आर, जैसे मैंने पहले ही बताया, फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर रिस्क, टॉपिक, सिचुएशन। ओके, जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट यूजेज पॉलिसी। कंपनी के अंदर बेटा बैठे हो, कंपनी का इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, तो हमें यह बताना तो पड़ेगा ना कि आपको क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वही चीज, वैसी चीजें अवॉइड की जानी चाहिए। जो भी आपकी कुछ ऐसी साइट्स रहती हैं, इलीगल साइट्स रहती है, कंपटीटर की साइट्स रहती हैं, उनको आपको एक्सेस करके उनका काम करने की जरूरत या अलाउंस नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कंपनी ए से जुड़े हुए हैं, सही बात है, आप कंपनी ए का इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आप कंपनी बी के लिए लेट से काम कर रहे हैं जो कि ए की बहुत कट्टर कॉम्पिटिटर कंपनी है, ये कैसे चलेगा भैया? ये कैसे हम लोग जो है सहन कर सकते हैं कि आप हमारे इंटरनेट रिसोर्सेज यूज करके कंपनी बी के लिए हमारे कंपनी में बैठ के काम कर रहे हो, साइड हसल कर रहे हो। मान लीजिए ये आप ही की कंपनी है, लेकिन आपका आइडिया जो है वो रिस्पेक्टिवली कंपनी ए के एकदम मिलता जुलता है और हाईली कंपिटिटिव है। तो ये कैसे आपका साइड हसल जो है वो सहन किया जाएगा? मतलब बहुत ही
लाइक अपर लेवल पे एक टॉप व्यू से मैं आपको नजारा दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से इंटरनेट जो आप यूज कर रहे हो आपकी कंपनी के अंदर वो भी इन पॉलिसीज के अंतर्गत आता है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, लाइक इंटरनेट इश्यू स्पेसिफिक, कि इसमें क्या चीजें होनी चाहिए, आपको कहां जाना चाहिए, आपने क्या यूज करना चाहिए, ये चीजें हैं। हाँ, और बाकी अगर आ गया कि यार आप लेट से सोशल मीडिया पे हैं, रीले देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, मान लीजिए यूट्यूब देख रहे हैं, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आपको चिल करने का मूड है, तो वो रिस्पेक्टिवली मॉनिटर कई बार किया जाता है, ये भी देखने के लिए कि रिस्पेक्टिवली आपका जो काम का टाइम है, जो आपका वर्क टाइम है, जो प्रोफेशनल टाइम है, वो कितना हुआ है। आप मान लीजिए ठीक है 9 बजे आ रहे हैं और 6 बजे जा रहे हैं, ठीक है, एग्री करते हैं, वो तो टाइम आपका पंच हो ही रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बीच में एक्चुअल काम आप कितना कर रहे हैं, वो चीज भी मॉनिटर की जाती है, समझ रहे हो। और वही आपके इंटरनेट का जो आपका सबसे मूलभूत और रिक्वायर्ड रिसोर्स रहता है किसी भी कंपनी में, वो आपको इस तरीके से भी ट्रैक कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद भैया आ जाते हैं हम लोग अपने ईमेल यूजेज पॉलिसी। ये भी एक चीज रहती है, क्योंकि देखिए आपको आपके कंपनी ने मेल आईडी दे दिया कि नहीं भैया, ये आपका नाम है, ये @ है और इसके पीछे कंपनी का नाम है, बराबर है। तो भाई देखो, आप जब भी किसी को मेल भेजोगे उस मेल में क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, बराबर है, कौन कौन सी चीजें मेंशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे रूल्स निकल के आ जाते हैं। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट xyz@gmail.com, इट इज xyz@5minutesengineering.com। तो भैया मेरा नाम भी जा रहा है, सिर्फ तेरा नहीं जा रहा, मेरा नाम भी जा रहा है उस मेल आईडी के साथ जो तू किसी को भेज रहा है। मान लीजिए आप किसी को स्पैम कर रहे हो, अननेसेसरली आप किसी को स्पैम कर रहे हो, आप किसी को भैया ऐसे मैसेजेस भेज रहे हो कि अरे यार तुमको पैसा मिल जाएगा, बस तुम ये लिंक पे क्लिक कर दो। ये क्या चीज हुई भैया, यहां पे मेरे कंपनी का नाम खराब हो रहा है क्योंकि तू इस मेल आईडी से वो भेज रहा है, ये मैं कैसे टॉलरेट कर दूं। तो ये वो रिस्पेक्टिव इश्यूज होते हैं जिनमें आपकी पॉलिसीज काम आती है डिसाइड करने के लिए कि व्हाट शुड बी डन एंड हाउ इट शुड बी डन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिस्टम स्पेसिफिक्स जो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज रहती हैं। मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं बहुत ज्यादा टेक्निकल रूल्स की, जो आपके टेक्निकल रूल्स एंड गाइडलाइंस रहते हैं ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम एंड डिवाइस। मतलब आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक डिवाइस, एक स्पेसिफिक डिवाइस पे, सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ टेक्निकल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि मोस्ट कॉमन रहता है सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्पेक्टिवली रूल्स आपके बदल सकते हैं। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या बोलते हैं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन रूल्स हैं वो कुछ और है, किसी दूसरे का कुछ और है, किसी तीसरे का कुछ और है। तो हर कंपनी के साथ ये आपके रूल्स चेंज हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना भैया। आपके जो रिसोर्सेज है, मेमोरी है, सीपीयू टाइम है, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग है। डेटाबेस एक्सेस रूल्स भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी डेटाबेस अलग अलग होते हैं भैया। कोई स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के साथ काम करता है, कोई जो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस नहीं होता उसके साथ काम कर लेता है, बराबर है। तो उसकी एक्सेस रूल डिफरेंट होंगे, इसे एक्सेस कहां किया जाना चाहिए, कौन से सिस्टम पे किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिला के आपका जो सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं उन्हें रन किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी आपके रिस्पेक्टिवली सिक्योरिटी पॉलिसीज को लेकर। और ये आखिरी मुद्दा जिसको मैंने प्रॉमिस किया था कि बड़े डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट है, इसे उतना टाइम जो है वो दिया जाना चाहिए, बिल्कुल डिजर्व करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लीजिए कोई अनहोनी हो जाए जो नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मैं उसे अनहोनी कह रहा हूं। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया, डैमेज हो जाए या डेटा लॉस्ट हो जाए या करप्ट हो जाए या सिस्टम फेल हो जाए, उस केस में डेटा बैकअप एंड रिकवरी एक वरदान है। इसके मदद से डेटा फिर से आपके सामने खड़ा खेलता हुआ देखने को मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? डेटा बैकअप क्या होता है जी? डेटा बैकअप बड़ा सिंपल है, क्रिएटिंग कॉपी ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा सो इट कैन बी रिस्टोर्ड ऑन डैमेज या लॉस्ट केसेस। आपका जो भी डेटा है, एंड स्पेसिफिकली यहां पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेटा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्रिटिकल है, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे डेटा का कॉपी बना के उसको अलग से सेपरेटली स्टोर करने में ही समझदारी होती है। मान लीजिए अगर ये डेटा उड़ गया तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि हम लोग नहीं करते क्या यार, हमारा कुछ डेटा रहता है, हम लोग चाहते हैं कि यार उसका बैकअप फोन में भी रहे, लैपटॉप में भी रहे और हार्ड ड्राइव में भी रहे, ताकि अगर सिस्टम बंद पड़ गया कोई नहीं हार्ड ड्राइव में मिल जाएगा, हार्ड ड्राइव बंद पड़ गया कोई नहीं फोन में तो रहेगा ही, फिर इस फोन से दूसरे फोन में मैं उसको जो है शेयर कर दूंगा और फिर उस फोन में भी अभी वो अवेलेबल हो जाएगा। तो काइंड ऑफ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट मल्टीपल लेयर्स ऑफ बैकअप। ऐसे मल्टीपल लेयर ऑफ बैकअप आपका यहां पे भी हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं रिकवरी की। मतलब अब देखो जो डैमेज या लॉस्ट होना था वो केसेस
अल्टरेशन के या फेलियर के हमने विटनेस कर लिए हैं। अब हमारी बात क्या है कि जो ये बैकअप में सेव किया था या स्टोर किया था, प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द डेटा फ्रॉम बैकअप। यानी अब भैया जो ना होने वाली चीज थी अब वो हो चुकी है, अब हमें अपने बैकअप्स के पास जाना है और वहां से सारी चीजें रिस्टोर करनी। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने एक फोन और दूसरा फोन, मेरे पास दो फोन है लेट से, मैंने उनमें कुछ रिस्पेक्टिव अपनी फोटोज जो है वो डाल रखी थी। अब क्या हुआ, मेरा एक फोन जो है वो चोरी हो गया या फिर रास्ते में गिर गया और कुचल दिया गया उस फोन को। अब उसके अंदर का डेटा पूरी तरीके से करप्ट हो चुका, लॉस हो चुका, उसको वापस से रीगेन नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लाया जा सकता। तो क्या मैं वो फोटो के लिए भैया अभी तरसू रो ना जी, मेरे पास दूसरा फोन है ना। तो क्या करेंगे, उस फोन का जो डेटा है उसमें जो फोटोज हैं जो हमारे पहले वाले में भी थे, जो लॉस्ट हो गया था, यहां से हम लोग उसको रिस्टोर कर सकते हैं, हमें वो वापस से मिल जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि क्लाउड, जनरली आजकल ये बड़ा फंडा चल रहा है और बहुत सारे जो फोन कंपनीज है ये अलाउ भी करते हैं कि आपका जो ये पर्सनल डेटा है ना, जैसे अभी आईफोन की बात करोगे तो आई क्लाउड के ऊपर आप डायरेक्टली अपने फोटोज को जो है स्टोर कर सकते हो, है ना। तो वो एक बैकअप बन जाता है। और जैसे ही मान लीजिए आपका फोन गायब हो गया या लॉस्ट हो गया, तो अब ये आपका क्लाउड के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है, आप दूसरे फोन से उसी अकाउंट से लॉग इन करके क्लाउड से वो डेटा वापस उस नए फोन में मंगवा सकते हो। तो दिस इज द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ डेटा बैकअप एंड रिकवरी दैट यू कैन कंसिडर। अब इसमें भी कई सारे टाइप्स निकल के आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और डोंट वरी थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं एग्जांपल के साथ जो है आपको बता दूंगा। यहां थोड़ी जगह कर देता हूं। फुल बैकअप यानी कॉपीज ऑल द डेटा एवरी टाइम। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहां पे डे 1, डे 2 और डे 3, ये 3 दिन है, ठीक है। डे 1 पे मतलब आप पन्ने लिख रहे हो, असाइनमेंट कैसे लिखते हो, इंजीनियरिंग के असाइनमेंट लिखते हो कि नहीं, तो आपने क्या किया, बेसिकली असाइनमेंट लिखे। तो डे 1 में आपने पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 5 तक जो है असाइनमेंट लिखे, ठीक है। डे 2 में आपने लिखे 6 से लेके 10 तक, आपने पेज नंबर 10 तक असाइनमेंट लिखे। डे 3 में 11 से लेके 15th पेज नंबर तक आपने असाइनमेंट लिखे, बराबर है। तो यहां फुल बैकअप अगर हमें करना होगा तो प्रतिदिन बैकअप कैसा रहेगा, प्रतिदिन बैकअप ऐसा रहेगा कि आप ये पूरे के पूरे पेजेस जो है उनको बैकअप करोगे, इसे भी आप पूरा बैकअप करोगे, इसे भी पूरा आप बैकअप करोगे। सारा का सारा जितनी भी असाइनमेंट पेजेस आप लिख रहे हो वो एक फुल बैकअप के थ्रू पर डे बेसिस पे जाएगा। सारे के सारे पन्नों की कॉपीज बनेगी ही बनेगी, इसमें 5 की, इसमें 5 की, इसमें 5 की, तो 15। अगर आपके ओरिजिनल है तो 15 आपके रिस्पेक्टिवली कॉपीड पेजेस भी रहेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यह है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। क्यों? क्योंकि आप सभी पूरे डेटा की हर बार, एवरी टाइम, एवरी डे पूरी कॉपी बना रहे हो। तो अगर पूरी कॉपी बना रहे हो तो आपको स्टोरेज भी ज्यादा लगेगा, यानी पन्ने भी ज्यादा लगेंगे, और वो पन्ने कॉपी करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेगा। ऑल दो रिकवरी बहुत इजी होगी क्योंकि आपने भैया पूरा सारा का सारा जो अपना डेटा है उसी का बैकअप कर लिया है। मान लीजिए आपके ओरिजिनल जो ये पन्ने थे, 15 पन्ने जो आपने 3 दिन मेहनत करके लिखे थे, अगर मान लीजिए ये फट गए, कट गए, जल गए, कुछ भी हो गया, पानी गिर गया, जो भी हो गया, उसके बाद इसको रिस्टोर करना बहुत, रिकवरी बहुत इजी होगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इन 15 पन्नों की एज इट इज 15 पेजेस की कॉपीज मौजूद है। तो इट वुड बी वेरी इजी टू रिकवर इट। यानी अगर आप समझ पा रहे हो तो इन शॉर्ट फुल बैकअप में क्या हुआ है, आपने पहले दिन 1 से 5 कॉपी किया, अगले दिन 1 से 10 कॉपी किया, अगले दिन 1 से 15 कॉपी किया। यानी कि आप जो है हर बार, एवरी टाइम, जितना भी डेटा है उसको बार बार एवरी टाइम कॉपी किए जा रहे हो। तो ये बात आपको समझनी है। लेकिन यही बात अलग है आपके इंक्रीमेंटल बैकअप के केस में, ये डिफरेंट है। यहां पे इतना टाइम नहीं लगता, यहां पे चीजें जो है बड़ी फास्ट होती है और स्टोरेज भी कम लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पे इट इज ट्राइंग टू कॉपी द ओनली डेटा दैट इज चेंज सिंस लास्ट बैकअप। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए पहला वाला जो आपका 1 to 5 पेजेस आपने असाइनमेंट लिखी, उसका मैंने मान लीजिए फुल बैकअप कर लिया, यानी कि उसे पूरी की पूरी तरीके से जो है लेट से कर लिया, मैंने उसको कॉपी कर लिया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द डे 2, at that time I won't be backing up the data or copying the data from 1 to 10. No. जब तक पिछला बैकअप हो गया वो हो गया। अब उसके बाद अगले कौन से नए पन्ने तुमने लिखे डे 2 पे, 6 to 10, तो सिर्फ यहां पे 6 to 10 का ही बैकअप होगा।
तो यहां स्टोरेज कम लगेगा, बिकॉज यहां 1 to 5 का अगेन वो रिडंडेंट ओवरहेड नहीं है। सिमिलरली जब आप डे 3 पे आएंगे तो डे 3 पे 11 से लेके 15 ये जो आप असाइनमेंट के पन्ने लिख रहे हो, इतने ही वो चेंजेस है सिंस द लास्ट बैकअप। लास्ट बैकअप आपका डे 2 का था 10 तक का। इसके बाद आपको 11 से लेके 15 का ही सिर्फ बैकअप करना है, आपको 6 से लेके 10 का ओवरहेड अगेन डे 3 कॉपी के लिए कंसिडर नहीं करना है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा फास्टर ऑप्शन हो जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ आज का जो काम हुआ है बस वही मुझे सेव करना है, कॉपी करना है, मुझे पिछला जो है उसका ओवरहेड लेके आगे नहीं चलना है। ये बात आपको समझनी है। इस वजह से ये लेस स्टोरेज भी जो है वो कंज्यूम करता है। अब बात करते हैं, चलिए थोड़ी फिर से जगह बना देते हैं। डिफरेंशियल बैकअप मैं पहले बता देता हूं। डिफरेंशियल बैकअप इज ट्राइंग टू मेक अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन फुल एंड इंक्रीमेंटल बैकअप। काइंड ऑफ ये दोनों के बीच में लाई करता है और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। मतलब आपको पूरा भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है और आपको रिस्पेक्टिवली स्लो जाने की भी जरूरत नहीं है। बराबर है। तो फास्टनेस का जो एक एडवांटेज है और पूरा इजी रिकवरी का जो एक एडवांटेज है, उन दोनों फुल और इंक्रीमेंटल का एडवांटेज जोड़ के डिफरेंशियल बैकअप आपका बनता है। जैसे कि कॉपीज डेटा चेंज्ड सिंस लास्ट फुल बैकअप। फुल बैकअप याद रखिएगा इस चीज को। अब मैं समझाता हूं इसी एग्जांपल के थ्रू। कॉपीज डेटा चेंज सिंस लास्ट फुल बैकअप। तो आपका जो पहला फुल बैकअप यहां पे हुआ है वो ये वाला, ये तो होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए आपका डे 1 है, उसमें पहले आपने 5 पन्ने लिखे तो उसकी आपने कॉपी कर लिया, तो इट इज काइंड ऑफ अ फुल बैकअप ओनली, कि जितना था उतना मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया डे 1 में। ओके, तो यहां पे आपका फुल बैकअप हो चुका है एंड दिस इज द लास्ट फुल बैकअप। देखिए यहां पे हम लास्ट बैकअप की बात कर रहे हैं और यहां पे हम लास्ट फुल बैकअप की बात कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल में कि यार बैकअप की तो बात की जा रही है लेकिन यहां फुल है, यहां पे सिर्फ नॉर्मल बैकअप भी चल सकता है, या जो हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप है वो वाली बात हम कर रहे हैं। तो यहां पे फुल बैकअप हो गया। सो दिस इज द लास्ट फुल बैकअप दैट वी हैव डन। अब इसके बाद गौर से सुनिए, वी विल फॉलो द नेचर ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप, कि यहां पे अभी हमारा लास्ट फुल बैकअप हो गया यहां तक 5 तक। अब 6 से लेकर 10 तक जो पेजेस है उसमें हमारा नॉर्मल बैकअप होगा, यानी इंक्रीमेंटल बैकअप होगा, कि सिर्फ नाउ आई एम कंसर्न्ड विद 6 to 10, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अब मजा आएगा डे 3 में। अब डे 3 को देखिए, डे 3 में 15 तक है, यानी 11 से लेके 15 तक। अब इसका बैकअप मुझे कैसे करना है? क्या वो इंक्रीमेंटल होना चाहिए? नहीं। स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़िए। कॉपीज डेटा चेंज सिंस लास्ट बैकअप। अब अगर मैं इस डे 3 पे हूं और डे 3 पे अगर मैं थोड़ा पहले देखता हूं, पास्ट डेज को देखता हूं, तो मेरा लास्ट फुल बैकअप कब हुआ था? मेरा लास्ट फुल बैकअप जो है 5 तक हुआ था। हां, अगर लास्ट फुल बैकअप 5 तक हुआ था, इसका मतलब 6 से लेके अभी जो 15 है लास्ट पेज मेरा, वहां तक मेरा पूरा बैकअप होगा। तो ये 6 से लेके 15 तक आपका पूरा बैकअप डे 3 में होगा। दैट इज द मिक्स्ड नेचर ऑफ और हाइब्रिड नेचर ऑफ डिफरेंशियल बैकअप, कि वो हमेशा फुल बैकअप का नजारा अपने सामने रखता है और उसके बाद जो भी रिस्पेक्टिव चेंजेस हैं और जो अभी आपका करंट लास्ट पॉइंट है उसके बीच में आपका रिस्पेक्टिवली बैकअप बनते जाता है। तो काइंड ऑफ ये कुछ हद तक इजी टू रिकवर भी हो जाता है और ये कहीं ना कहीं फास्टर भी हो जाता है। इसीलिए ये दोनों का एडवांटेज जो है वो कंबाइन करता है और बैलेंस करता है इन दोनों के बीच में। और ये था आपका लास्ट टॉपिक ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। काफी सारी चीजें दोस्तों हमने इसमें डिस्कस की हैं, बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात किया है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। अगर इन सब सवालों का जवाब अगर आप तक पहुंच गया होगा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो दोस्तों एक तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो के आखिर में, यार सपोर्ट कर दीजिए यार इन वीडियोस को, मेरे एफर्ट्स को। जिस तरीके से इससे पहले भी आप सपोर्ट करते आए हो, अपना प्यार दिखाते आए हो, कमेंट सेक्शन में दिखा दीजिए यार अपना प्यार। लाइक कर दीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए आपको क्या पसंद आया और क्या आप देखना पसंद करोगे, करिए कमेंट। मैं भैया तत्पर रहता हूं मैं देखने के लिए आपके रिस्पेक्टिवली सारे जितने भी कमेंट्स आते हैं। मैं बहुत उत्सुक रहता हूं कि आप क्या चीज डिमांड कर रहे हो। मैं देखता हूं कि उसको किस तरीके से और कितना जल्दी जो है फुलफिल किया जा सकता है। ये जो मैं वीडियोस लेके आ रहा हूं वो आप ही के सजेशन के बेसिस पे लेके आ रहा हूं। पहले भी जो अपन सीरीज चलाते थे वो आप ही के डिमांड पे चलाते थे, बिकॉज आई हैव एन वेरी क्लियर विजन, आइडिया कि जो आपको चाहिए वो जल्दी से जल्दी भैया मेरे एंड से आप तक डिलीवर हो जाए। आपने वन शॉट्स की डिमांड किया, वन शॉट्स आप तक आ गए। आपने सीरीज की डिमांड किया, बहुत सारी सीरीज आपके लिए मैं लेके आ गया। बस इन रिटर्न मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक कीजिए दोस्तों वीडियोस को,
शेयर कीजिए अपने सारे दोस्त दोस्ती नहीं जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जिनको भी इस रिस्पेक्टिव वीडियोस की सबसे ज्यादा अभी जरूरत है। प्लीज कृपया करके आपका वो एक शेयर जो है उन लोगों तक ये वीडियो लेके जा सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्त ग्रुप्स के साथ। एंड लास्टली, अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए अपने प्यारे से चैनल को, 1 मिलियन तक जल्द से जल्द पहुंचना है। बाकी इसी तरीके से जो हैंड रिटन नोट्स के साथ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, वन शॉट्स जो है वो आते रहेंगे। और आपकी मदद जिस प्रकार से भी मैं कर सकता हूँ, जितने भी 1 to 100% की जो रेंज है उसमें जितनी भी जिस भी तरीके से जिसकी भी मदद हो सके मैं वो करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहता हूँ। इसीलिए मैंने अपने अगले वन शॉट का जो मुद्दा है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हैंड रिटन नोट्स में लिखने को भी ले लिए हैं। मतलब ये चीज़ें जो है पैरेलली चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें पैरेलली ऑपरेट हो रही है, ताकि यार फटाफट फटाफट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, बस कोई देरी ना हो। तो ये एफर्ट्स मेरी तरफ से हैं। बाकी मिलते हैं भैया अगले वन शॉट में, तब तक के लिए टेक केयर जी।